हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज हम बात करेंगे पीएफआरडीए की वैकेंसीज को लेकर। ऑफिसर ग्रेड ए के रिक्रूटमेंट के लिए इनका नोटिफिकेशन आया है। पीएफआरडीए भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, नाबार्ड, सेबी, सिडबी की तरह। इसीलिए इसमें भी जो सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस हैं लगभग लगभग इन्हीं रेगुलेटरी बॉडीज की तरह हैं। इसके जो सेंटर्स हैं वो सारे मेजर सिटीज में हैं, ये भी एक अच्छी बात है। वर्क कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, सो एवरीथिंग इज वेरी गुड। बट यहाँ भी एक बट है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वैकेंसीज इतनी कम है, नंबर ऑफ पोस्ट्स इतने कम है कि आप सब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि इसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा कि फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में। सो लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू डिसाइड whether you should go for it or not, whether you should fill the form or not. Okay? सो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं? दो फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। पहला, व्हाट एफर्ट्स आई एम गोइंग टू पुट इन, क्या हम एफर्ट्स लगाने वाले हैं, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, हमारी मेहनत, क्या हम देने वाले हैं इस चीज के लिए। और फाइनली अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, और अगर नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हम लूज करने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या खोने वाला है। ऐसा ना हो कि हमने बहुत सारा एफर्ट्स लगा दिया और सिर्फ इसी एक चीज के लिए और उसके अलावा और कुछ सोचा नहीं, और पता चला कि हम उसमें सफल नहीं हुए, तब फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। मेरे ख्याल से आप भी ये दो चीजों को कंसीडर करते होंगे कि हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है और क्या आउटकम होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन एस्पिरेंट्स से जो ऑलरेडी किसी ना किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेबी, नबार्ड, आरबीआई या बैंक पीओ, आरआरबी पीओ। इन एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। यहाँ पे अगर आप एफर्ट की बात करें, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस पीएफआरडीए का एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे दे दिया है कि अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सेबी वगैरह की अगर आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस इसमें एक एडिशनल पॉइंट होगा जो कि आपको करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से या आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक तो ये कि आपको फॉर्म फिलअप करने में जो अमाउंट देना पड़ेगा और एक दिन आपको जाके एग्जाम लिखना होगा। इसके अलावा और कोई खास इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। मिलने के लिए अगर हो जाता है सिलेक्शन, भले कि बहुत कम सीट है, तो नथिंग लाइक इट। और अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं वो मुझे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी वो काम आ रहा है। ओके, मेरे ख्याल से अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चांस लेना चाहिए। क्योंकि एक बात यहाँ पे ये भी है कि आप देखो कि बहुत सारे लोग तो ये सोचकर ही ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे कि इसमें तो इतने कम सीट है, क्या जरूरत है, होने नहीं वाला। तो कंपटीशन फिर उस हिसाब से आपका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। आपको ये भी तो सोचना है ना कि जहाँ पे 50 सीट है वहां पे 2 लाख लोग हैं, तो यहाँ पे 5 सीट है तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी तो कम होंगे। सो कई बार लाइफ में ऐसा भी थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचना चाहिए कि जो सब लोग सोच रहे हैं, लेट अस थिंक डिफरेंटली कि उससे मुझे क्या। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट सोचने के लिए डिफरेंट सोच लो कि सब लोग एक सेफ जगह पे जा रहे हैं, दिख रहा है कि वो सेफ है, लेकिन नहीं नहीं मुझे डिफरेंट सोचना है तो मैं कूद जाऊंगा कहीं जाके। वैसा भी नहीं करना है, लेकिन आप एक नजर जरूर डालें थोड़ा सा डिफरेंटली सोच करके। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो कर रहा है वही आप करें। यहाँ पे ये हैं प्रोज एंड कॉन्स अगर आप एक एस्पिरेंट हैं। दूसरा, मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो ऑलरेडी बैंक पीओ ज्वाइन कर चुके हैं, बैंक पीओ ज्वाइन कर चुके हैं, बैंक पीओ एज अ बैंक पीओ काम कर रहे हैं। उन्हें भी मैं कहूंगी कि उन्हें जरूर ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों जगह काम किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक में मैंने एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम शुरू किया था, तो मैंने देखा है डिफरेंस कि जब मैं आईओबी में थी और जब मैं सिडबी में थी। ये दोनों जगह पे क्या फर्क है। डेवलपमेंट बैंक, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनका वर्क कल्चर और इनके जो पर्क्स अलाउंसेस होते हैं वो फार बेटर होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां पे अगर आप बैंक पीओ हो उससे। अगर आप ऑलरेडी बैंक पीओ हैं
तो नथिंग टू लूज, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब है, आपको भी ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि आपने जो पहले तैयारी की हुई है उसी को थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे और आप इसके लिए तैयार होंगे। इस एग्जाम के पैटर्न में खास बात ये भी है कि इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम एक ही फेज है, फेज वन इज रिटन, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसके बाद इसको पास करने के बाद आपका जीडी और इंटरव्यू है। मतलब कि नो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, नो ईएसआई, नो फिनेंस एंड मैनेजमेंट, नो कॉस्टिंग अकाउंट्स जो आप सेबी और आरबीआई वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, नबार्ड के लिए करते हैं। अगर आपको उन चीजों से, नबार्ड, सेबी के, आरबीआई के फेज 2 से डर लगता है, तो आपके लिए ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं है। सो बैंक पीओ जो ऑलरेडी हैं या जिनका सिलेक्शन एज अ बैंक पीओ हो गया है, उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि वो भी इस एग्जाम को जरूर लिखें। तीसरा, अपियरिंग कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी अपने फाइनल ईयर में हैं, उन्हें भी मैं कहूंगी कि आप इस एग्जाम को जरूर फिलअप करें। आपको तैयारी करनी है और आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बदले में आपको रियल एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। सो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि आप रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम में बैठ के देखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब आप एक्चुअल में सीरियसली तैयारी करेंगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा जो कि आपको मदद करेगा। सो आई फील दिस वे। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।